Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. So this is electrostatics lecture number 8. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो सब लोग अपना ऐप ओपन कर लीजिए, फिजिक्स बाय आशुतोष सर. वर्कशीट की फाइल ओपन करिए, पेज नंबर 25 एंड 26 पे पहुंचे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रॉपरली अटेम्प्टेड ऑल दीज क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, you note down all the answers of the questions. Yes, note it down. शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से. तो सवाल नंबर 1 किसने किसने बनाया है? आसान सा सवाल है, आई होप आप सबसे बन गया होगा. इट इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो हम लोग लास्ट ईयर 11th में पढ़ चुके हैं. तो सवाल ये बोलता है, कैन वी ऐड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. आप सबको 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशंस में अच्छे समझाया हुआ है कि ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके यूनिट सेम हो या जिनके डायमेंशन सेम हो. जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से कर सकते हैं, एक्सेशन को एक्सेशन से कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स से कर सकते हैं, मोमेंटम को मोमेंटम से कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ध्यान देना मेरी बात, हम सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से, एक्सेशन को एक्सेशन से, फोर्स को फोर्स से. क्लियर बात. ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को उठा के ऐड कर दो. 1 मीटर प्लस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर. दिस इज नॉनसेंस. ऐसा नहीं कर सकते हैं. समझ में आ रहा ना. सी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये आप किसी भी क्वांटिटी का किसी भी क्वांटिटी से परफॉर्म कर सकते हो. ध्यान देना मेरी बात. जैसे फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेशन, तो किसी भी क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्सेशन इज फोर्स और मास, किसी भी क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं. बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप किन क्वांटिटीज के बीच में परफॉर्म कर सकते हो? जिनके यूनिट सेम हो या जिनके डायमेंशन सेम हो. फंडामेंटल कंसेप्ट है. क्लियर बात. तो अगर अपने को सवाल पूछता है कि क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ऐड कर सकते हैं, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? उनके यूनिट्स या उनके डायमेंशंस. अगर यूनिट सेम तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर यूनिट्स डिफर कर रहे हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. क्लियर बात. दिस इज द कंसेप्ट. अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सुने. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने ई लिख लिया है. ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास. प्रीवियस लेक्चर में, थ्योरी के लेक्चर में डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जा चुका है आपको. क्लियर बात. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी. तो पहले बताएं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट फोर्स का अपॉन चार्ज का, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम. पिछले क्लास में डिटेल में चर्चा हो चुकी है. क्लियर बात. ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट फोर्स का अपॉन मास का, फोर्स का न्यूटन, मास का केजी. इट इज न्यूटन पर केजी. यस. इसका यूनिट डिफरेंट, इसका यूनिट डिफरेंट. These quantity cannot be added or subtracted. क्लियर बात. जैसे अगर आपको ये सवाल बोर्ड्स में पूछता है, स्कूल एग्जाम्स में पूछता है, तो आंसर कैसे लिखना है वो भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए. ठीक है, लिखा रहा हूं, लिखें जरूर. The quantities having same units and dimensions can only be added or subtracted. Since units and dimensions of electric field intensity and gravitational field intensity are different, and therefore we cannot add or subtract these two quantities. लिख लिया, आगे बढ़ते हैं. Yes, moving on to question number 2. Again a very simple problem. I hope most of the students से बन गया होगा. Raise your hands. किसने किसने बनाया? बहुत बढ़िया.
तो सवाल में बोलता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट। ध्यान से समझें सवाल। वी हैव अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्टकट में मैंने UEF लिख दिया है। जब भी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं, इसका मतलब ध्यान से सुना क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा रीजन जिसके हर एक पोजीशन में, हर एक प्लेस पे, हर एक लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। तो मान ले कि ये अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, इसका मतलब इस रीजन के हर एक प्लेस पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक पोजीशन में, हर एक लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड कितना है? तो मैग्नीट्यूड है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द डायरेक्शन? इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट। डायरेक्शंस क्लियर है सबको? ये होते हैं डायरेक्शंस, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर बात? अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस बिठाता है। कौन कौन से? तो एक बिठाएगा +12 माइक्रोकूलम और दूसरा -5 माइक्रोकूलम। क्लियर बात? सवाल ये पूछता है कि इन दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस कितने कितने होंगे, उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, उनके डायरेक्शंस क्या होंगे। ध्यान देना। तो कंसेप्ट पहले पकड़ें, हमेशा ध्यान रखें। Whenever a charge is kept in a region of electric field, it experiences an electrostatic force on it. How much force? This much force. तो जब भी आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? F = QE। जहां पे आपने पार्टिकल को बिठाया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड देखें, जो पार्टिकल बिठाया उसका चार्ज देखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। So this is the magnitude of force acting on that charge placed at that point. क्लियर बात? तो हम शुरू करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन 12 माइक्रोकूलम। तो फोर्स है Q × E। चार्ज कितना है? यूनिट थोड़ा ध्यान रखें। फोर्स न्यूटन में कब आएगा? जब चार्ज को आप कूलम में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को न्यूटन पर कूलम में रखेंगे। क्लियर बात? तो चार्ज हो गया 12 माइक्रो है, कूलम बढ़ा दे, मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर ऑफ 10⁻⁶। क्लियर? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना? 10⁵। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन के बारे में लास्ट क्लास में डिटेल में आपको समझाया कि जब भी चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के अलोंग होगी। सो चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किधर है आपकी? टुवर्ड्स वेस्ट। सो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट, इसलिए फोर्स की भी डायरेक्शन क्या होगी? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज अलोंग वेस्ट। क्लियर बात? अब आते हैं -5 माइक्रोकूलम पे, तो उस पर लगने वाला फोर्स QE। हाँ, ध्यान रहे, जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले घुमाते हैं उनमें चार्ज को कभी भी साइन के साथ नहीं रखते हैं। वी ओनली सब्स्टिट्यूट देयर मैग्नीट्यूड। क्लियर बात? तो यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। 5 माइक्रो है तो कूलम उड़ा दे, माइनस नहीं रखना है, गड़बड़ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यस 10⁵ कितना हो जाएगा? 5 10⁻⁻1 दैट इज 0.5 न्यूटन। ये हो गया मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? हाँ, अब थोड़ा ध्यान देना है। इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या मैं बोल सकता हूं? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगा, एज द चार्ज इज नेगेटिव। लास्ट क्लास में डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चार्ज नेगेटिव है इसलिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किधर है? टुवर्ड्स वेस्ट। फोर्स किधर होगा? अलोंग ईस्ट। सो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग ईस्ट। आसान सवाल था, आई होप सबका बन गया होगा। वेरी गुड। हाँ जी, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। किसने किसने बनाया है? वेरी गुड। एक्चुअली सवाल नंबर 3 एंड सवाल नंबर 4 सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, एक ही प्रोफाइल के सवाल हैं। तो इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने की अप्रोच क्या है, ध्यान देना। सवाल नंबर 3 में बोलता है एक ड्रॉप है जिसका मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है। सपोज दिस इज द ड्रॉप, इसका कुछ मास है बट ध्यान रखना चार्ज इज नेगेटिव।
न्यूमेरिकल वैल्यूज बाद में उड़ाएंगे, ठीक है। और ये जो ड्रॉप है इट इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इट इज पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसको ऐसे समझें कि सपोज अपने पास ये ड्रॉप है और ये यहाँ पे इस स्पेस में इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में सस्पेंडेड है। सो हियर यू हैव टू जस्ट यूज द बेसिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, ये सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। सिर्फ अपने को फोर्सेस भी बैलेंस कराना है, आसान सवाल है। दिस इज द कंसेप्ट। अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। तो ये ड्रॉप है, जल्दी बोल, इस ड्रॉप पे लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं, सिर्फ 2 फोर्सेस। एक बॉल का वेट, बॉल का अपना पर्सनल वेट, तो बॉल का वेट हो गया mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अनदर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताया आपको, जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे इट विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट। हाउ मच फोर्स, F/q/E। हाँ, डायरेक्शन ध्यान रखना है, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, सोच के बोल। अरे बैठना नहीं है, बोलना है। यस, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स। मैग्नीट्यूड होगा F/q/E। जहां चार्ज रखा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसिटी देखें, जो पार्टिकल है उसका चार्ज देखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसिटी एज अ चार्ज इज नेगेटिव हियर। सो हम लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप के इक्विलिब्रियम के लिए। सो दिस इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0, फोर्सेस बैलेंस कर दें, जितना ऊपर से उतना ही नीचे से, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा। क्लियर बात। तो ऊपर से कितना लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, नीचे से कितना बॉल का वेट, दोनों फोर्सेस को बैलेंस करा दिया। क्लियर। अब यहाँ से आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, टर्म्स पे आए थोड़ा सा, क्या क्या डेटा है, डेटा पे आते हैं। यस, पार्टिकल का मास 2 मिलीग्राम है। यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखें, 1 मिलीग्राम में कितने केजी, 10⁻⁻⁶। कैसे, ध्यान दें, 2 मिलीग्राम है तो मिली में, मिली समझते हो, मिली का मतलब 10⁻³ ग्राम। अभी ये केजी में नहीं हुआ है, अभी तो ग्राम में हुआ ना। अरे मिली में था, 10⁻³ उड़ाया, किस में आया, ग्राम में। हाँ, 1 ग्राम में कितने केजी, 10⁻³ अब ये कन्वर्ट हुआ किस में, केजी में। क्लियर। जी की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है, टन पकड़ लीजिए, ठीक है। पार्टिकल का चार्ज कितना है, तो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। हाँ, ध्यान रखना, माइनस मत रख देना। जब भी हम लोग F/q/E घुमाते हैं तो चार्ज को सिर्फ मैग्नीट्यूड में रखते हैं। प्लस माइनस सिर्फ अपने को साइन बताता है कि डायरेक्शन इधर होगा या अपोजिट होगा। क्लियर है बात। सो 10 माइक्रोकूलम में था, 10⁻⁶ उड़ा दिया टू कन्वर्ट इट इनटू कूलम्स, ठीक है। रेस्ट कैलकुलेशन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर। क्लियर बात। यस, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। किसने किसने बनाया है, जिनका सवाल नहीं बनाया है अब बन जाएगा। नाउ यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब सबका बनना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा पॉज करें एंड टेक आउट अ फेयर एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब डेफिनेटली बनेगा, नहीं बनता है तो मैं हूं ना, ठीक है। पहले अटेम्प्ट तो करो। यस, शुरू करते हैं। तो सवाल में बोलता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन so that it may just be in equilibrium in the influence of electric field intensity directed vertically up। ध्यान दें, जैसे बोलता है कि मान लो एक हॉल है, एक रूम है, इसमें सपोज मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देता हूं, कर दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अपने को एक कॉइन को इक्विलिब्रियम में मेंटेन कराना है। तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन कराने के लिए उस कॉइन से आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उड़ाने पड़ेंगे, रिमूव कराने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिटरमिन। सवाल समझ में आ गया। तो मान लिया जाए ये अपना कॉइन है, इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिया तो चार्ज पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर। सवाल को आप ऐसे समझें, ये रहा अपना कॉइन,
ऊपर की तरफ मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया है। अब इस कॉइन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में इक्विलिब्रियम में रखना है। अरे तो सिमिलर तो सवाल हो गया, यू हैव टू जस्ट डील द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस कॉइन। सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो करा दो, सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस करा दें। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं समझे ध्यान से। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज कुछ क्यू आता है, जल्दी बोल। कॉइन पे लगने वाले फोर्सेस, अरे वही दो फोर्सेस। कॉइन का वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर नीचे। हाँ, अब चार्ज पॉजिटिव है तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऊपर तो फोर्स भी ऊपर। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ही। जब भी हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ एस क्यू ही। डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डेंसिटी, बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव। सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस कॉइन, इक्विलिब्रियम मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, सारे फोर्स बैलेंस, जितना ऊपर से उतना नीचे से। ऊपर कितना क्यू ई, नीचे कितना mg। हाँ, अब यहाँ पे अपने को चार्ज नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा सा सोचें, व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन चार्ज ऑफ द बॉडी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थिंक इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू इज एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेक्चर नंबर 1। अरे याद है कि नहीं, अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। बॉडी का चार्ज एंड बॉडी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनमें ये रिलेशन होता है। आपने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, उसकी वजह से बॉडी पे चार्ज आ गया, तो बॉडी का ये चार्ज और बॉडी के ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें रिलेशन ये होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इन द बॉडी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। सो क्यू की जगह एन ही मैं उड़ा रहा हूं, तो एन ई, दो ही आ गए हैं, कंफ्यूज मत होना। बड़ा ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वाला है, छोटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ से यू कैन इजिली डिटरमिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एन होगा mg अपॉन, राइट। डेटा पे आते हैं, क्या क्या डेटा अपने हो गिवन है। यस, कॉइन का मास कितना, यूनिट याद रखें, 1.6 ग्राम में है तो उसको केजी में उड़ाना पड़ेगा, 10⁻³ जी की वैल्यू। हाँ, जी में ध्यान रखें। अगर तो अपने को जी नहीं गिवन होता है तो जी की वैल्यू कितना पकड़ते हैं, 10। और अगर गिवन है तो जो गिवन है वही लेना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर नहीं गिवन होता तो कितना पकड़ते, 10, बट इसमें दे रखा है तो जितना दिया है उतना ही लेना पड़ेगा। कितना दिया है, 9.8, एंड डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, फिर से ध्यान रखना, नेगेटिव मत रख देना, मैग्नीट्यूड रखना है। ऑल्दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, बट जब भी हम लोग फॉर्मूला घुमाएंगे चार्ज को सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ रखेंगे, नॉट विद द प्रॉपर साइन। सो इट्स 1.6 into 10⁻19, and what is the magnitude of electric field density? It's 10⁹। खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर जो है कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 किसने किसने बनाया, वेरी गुड, आसान सवाल है। तो सवाल अपना ये बोलता है कि एक चार्ज, सपोज नेगेटिव चार्ज है, न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में उड़ा लेंगे। एक नेगेटिव चार्ज इसको हमने ओरिजिन में बिठा रखा है, और इस चार्ज की वजह से हमें बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट P, हुज कोऑर्डिनेट्स आर 3 and 4, डिस्टेंसेस मीटर में गिवन है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। Q गिवन है, R और निकाल लेते हैं तो बात बन जाएगी। नाउ व्हाट इज R? R होता क्या है? R इज अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो Q तो पता है, R और निकल जाए बात बन जाएगी। R, तो R क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज अवर R, दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज वेयर द फील्ड डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। अब सवाल ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। सिंपल ज्योमेट्री है, यहाँ से एक नॉर्मल खींचें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर 3 and 4 हैं तो बोल सकता हूँ x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। दिस डिस्टेंस 3 मीटर एंड दिस साइड इज 4 मीटर। ठीक है बात। अरे तो ये पता ये नहीं निकाल सकते हो, जस्ट यूज पाइथागोरस इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। So using Pythagoras, R can be written as root of 3 square and 4 square.
तो यहां से हमने आर निकाल लिया। क्लियर है बात? डेटा पे आते हैं। सो 1/4 हो गया 9 इंटू 10⁻9। चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना 2 माइक्रोकूलम। हाँ फिर से वही ध्यान रखना, माइनस मत रख देना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, माइक्रो था कूलम में उड़ा दिया। एंड होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो आर कितना हो गया, इसी को आप लोग सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा 720 न्यूटन पर कूलम। अब इसी प्रॉब्लम में अगर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, व्हाट वुड बी इट्स डायरेक्शन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? बताया हुआ लास्ट क्लास में कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द चार्ज। तो चार्ज कैसा है? नेगेटिव। फील्ड डेंसिटी व्हाट बी टूवर्ड्स द चार्ज। ध्यान देना मेरी बात, ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या बोलेंगे? टूवर्ड्स द चार्ज। दिस इज टूवर्ड्स द चार्ज। हाँ, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इट्स डायरेक्शन मैथमेटिकली, अगर अपने को इसकी डायरेक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और सोचें, फिर मैं बताता हूं। ये एक्चुअली में वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करा रहा हूं, ठीक है। मान ले ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? थीटा, ठीक है। बहुत आसान सा है, टेंशन मत लो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं tan थीटा उड़ा रहा हूं। अरे हाँ ना, तो बोल tan थीटा परपेंडिकुलर 4 डिवाइड बाय दिस बेस दैट इज 3। यस, थीटा इज tan इनवर्स 4/3। तो क्या मैं बोल सकता हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/3 बिलो दिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें चमका। वंस मोर ध्यान से समझें। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपकी ऐसी आ रही है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज एट एन एंगल थीटा एंड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो हम बोल सकते हैं कि यस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज at an angle of tan inverse of 4/3 below this negative x axis। ध्यान समझना डायरेक्शन। अरे नेगेटिव x axis से नीचे है and therefore it is at an angle of this but below the negative x axis। हाँ, ऊपर होता, ध्यान समझे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन ऐसा होता तो it would be at an angle of theta above the negative x axis। क्या क्या वेरिएशंस बन सकते हैं, उनको कैसे कैसे लिखना है, समझे ध्यान से। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऐसी होती इट वुड बी एट एन एंगल थीटा अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अरे भाई साहब, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती, अब जल्दी बोल कैसा लिखेगा? इट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा बिलो द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर बात? वैसे अपने को प्रॉब्लम में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, बट अगर डायरेक्शन पूछता तो अपने को इस तरह से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो पहले डायरेक्शन को नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बात? हाँ जी। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। किसने सवाल नंबर 6 बनाया है? क्वेश्चन नंबर 6 इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहले सवाल में अरेंजमेंट समझें। अरेंजमेंट क्या है? ये रहा स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग के लेंथ है, स्ट्रिंग के लोअर एंड से एक बॉब सस्पेंडेड है। हाँ, बॉब का मास भी और बॉब के पास इस बार चार्ज भी दे दिया है। क्लियर? और इसको वर्टिकली किसी इस पॉइंट से हमने सस्पेंड करा दिया। दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, POS, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। शॉर्टकट है, लॉन्ग कट का शॉर्टकट। अब क्या शानदार कार्यक्रम यहां पे करता है, उसने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। क्या किया? एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया है। तो अब सवाल यह पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम में व्हाट वुड बी टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। सवाल समझ में आ गया? ऐसे समझें, ये रहा आपका सिंपल पेंडुलम का अरेंजमेंट, ये रहा स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, यहां कहीं बॉब है हैविंग मास एंड चार्ज। नाउ अ यूनिफॉर्म बट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। तो पहले यह सोचें कि क्या यही पोजीशन इस बॉब की इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी?
विल दिस बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस बॉब? या फिर इक्विलिब्रियम में जो स्ट्रिंग है वर्टिकल से फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी एंगल से टिल्ट करेगा, या स्ट्रिंग वर्टिकल से इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट करेगा? वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और सोचें। यस, तो क्या है जवाब? दिस कैन नॉट बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस बॉब। रीजन सुने। एक्चुअली इस पोजीशन में इस बॉब पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं। कौन कौन से? बॉब का वेट, स्ट्रिंग का टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान देना। तो बॉब का वेट हो गया mg डाउनवर्ड्स, दूसरा स्ट्रिंग का टेंशन। एक्चुअली स्ट्रिंग जो है हमेशा बॉडी को पुल करने की कोशिश करता है। आसान भाषा में बोल सकते हैं, स्ट्रिंग के टेंशन की डायरेक्शन होती है हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग विल ट्राई टू पुल दिस बॉब, तो टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस बॉडी एंड अलोंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। थर्ड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड कराएंगे, इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट। हाउ मच फोर्स? QE। किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ चार्ज इज पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव होता इट वुड बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोच कि ये वाले जो फोर्सेस हैं ये तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इज अ नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉब which will make this bob move in this forward direction। यही अनबैलेंस फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल से किसी एंगल पे टिल्ट करा देगा। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। तो यहां पे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है ही नहीं, ये तो बैलेंस हो गए, ये तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, तो ये आगे चला देगा। तो जो बॉब है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको यहां कहीं मिलेगी। बॉब यहां कहीं इक्विलिब्रियम में सस्पेंड होगा। यही क्यों होगा उसका रीजन भी सुने फिर से। फोर्सेस तो वही 3 हैं। इस बॉब का वेट हो गया mg डाउनवर्ड्स, स्ट्रिंग का टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विल ट्राई टू पुल दिस बॉब। और तीसरा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव। हाँ, अब QE और mg का जो नेट फोर्स होगा वो इधर होगा, और ये नेट फोर्स एक्चुअली स्ट्रिंग के टेंशन से काउंटर हो रहा होगा। अरे नहीं चमका, वंस मोर, mg और QE का जो नेट फोर्स होगा वो इधर लग रहा होगा। ये फोर्स एक्चुअली में बैलेंस हो रहा होगा स्ट्रिंग के टेंशन से। तो यही वो पोजीशन है जहां पे इस बॉब पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, एंड देयरफॉर दिस मस्ट बी इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर बात? और सवाल में अपने को यही पूछ रहा है कि सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ध्यान दें, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट्स से स्ट्रिंग वर्टिकल से इक्विलिब्रियम में थीटा एंगल बनाती है। क्लियर बात? ये थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये भी थीटा होगा। टी का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट टी को थीटा, टी को रिसॉल्व कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर में कॉम्पोनेंट। यहां नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से समझ लें, अलग से बॉब का एफबीडी बना रहा हूं। तो बॉब का वेट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एंड स्ट्रिंग का टेंशन। स्ट्रिंग का टेंशन वर्टिकल कितना एंगल बना रहा है? थीटा। टी का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट टी cos थीटा है ना, परपेंडिकुलर साइन थीटा। अब हम डील करेंगे इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉब, क्लियर? सिस्टम इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल भी इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल भी इक्विलिब्रियम में। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं? अरे हाँ ना तो बोलो। वेरी गुड। इधर से टी साइन थीटा, इधर से QE, दोनों बैलेंस होंगे, तभी तो हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बॉडी इक्विलिब्रियम में मेंटेन होगी। क्लियर? एंड सिमिलरली फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ऊपर से कितना टी cos थीटा, नीचे से कितना mg, दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे, तभी तो वर्टिकल में भी नेट फोर्स 0 होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्वेशन समझ में आ गए? रेस्ट इज कैलकुलेशन। As you can see here, we have 2 equations and 2 unknowns. T and theta दोनों निकल आएंगे। T निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को हमें स्क्वायर करके ऐड कराना पड़ेगा।
स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशंस। तो वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा निपट जाएगा, टी कितना निकल आएगा नहीं चमका, समझें ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कराया, एलएचएस स्क्वायर कराएंगे टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आरएचएस स्क्वायर कराएंगे क्यू स्क्वायर, एंड सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन। एलएचएस स्क्वायर कराएंगे टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आरएचएस स्क्वायर करेंगे एमजी का होल स्क्वायर, जस्ट ऐड देम। यस, एलएचएस ऐड कर दिया एंड सिमिलरली आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड कर दिया, एलएचएस ऐड करेंगे 10, आरएचएस ऐड करेंगे 10। इन दोनों में से टी स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ, टी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, आरएचएस आरएचएस है, कोई छेड़छाड़ नहीं, क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सबको पता है। सो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 रख दे, रेस्ट इज सेम, तो उसकी जगह 1 रख दिया है, बाकी तो आरएचएस आरएचएस है। टी स्क्वायर आपका आ गया है, टी निकालने के लिए टेक आउट द रूट, this is finally the value of tension in the string in the equilibrium position of Bob। अब डेटा पे आते हैं, अपने को क्या क्या डेटा सब्स्टिट्यूट करना है, क्लियर। यस, सो मास यूनिट ध्यान रखें 80 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम में कितना केजी, 10⁻⁻⁶, ध्यान देना 80 मिलीग्राम है, तो ये लो हो गया ग्राम में। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है, ये हो गया इन केजी, क्लियर। जी कुछ नहीं गिवन है, 10 पकड़ ले, चार्ज की वैल्यू डायरेक्टली अपने को एम के सिस्टम में गिवन है 2 × 10⁻⁸ कूलम, क्लियर बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को गिवन है 20,000 वोल्ट पर मीटर। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दोनों यूनिट रहते हैं, न्यूटन पर कूलम भी रहता है, वोल्ट पर मीटर भी रहता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ए इज माइनस ऑफ dV/dx। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और एक्सप्रेशन आता है, ए इज माइनस ऑफ dV/dx। अपकमिंग लेक्चर्स में इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। ये भी पोटेंशियल एक्स मतलब डिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट आ जाता है, विच यूनिट, पोटेंशियल वोल्ट, डिस्टेंस मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो दोनों ही रहते हैं, न्यूटन पर कूलम भी रहता है एंड वोल्ट पर मीटर भी रहता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है बात। सो एम की वैल्यू, जी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, ई की वैल्यू, सारी वैल्यूज यहाँ से उठाएं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं रेसिस कैलकुलेशन। सो क्यू की वैल्यू, सो इट इज 2 × 10⁻⁸, ई की वैल्यू 20,000 है, ई की वैल्यू 20,000 है, 2 × 10⁻⁴ लिख दिया, 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, ठीक है, और क्यू का स्क्वायर है तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। एम की वैल्यू 80 × 10⁻⁻⁶, 80 × 10⁻⁻⁶, जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू 10 उड़ा दिया, एम जी हो गया, तो एम जी का स्क्वायर करना है, क्लियर बात। इसी को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, क्लियर बात। सो ये तो हो गया स्ट्रिंग का टेंशन। अब अगर इसी सवाल में मैं आपसे पूछ सकता हूं कि what would be angle made by the string to the vertical in its equilibrium position। स्ट्रिंग वर्टिकल से इक्विलिब्रियम में कितना एंगल थीटा बनाएगी, तो आसानी से इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से थीटा निकाल सकते हैं, जस्ट डिवाइड देम, थीटा कितना उड़ जाएगा, क्लियर बात। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं डू इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2। एलएचएस डिवाइड करेंगे ये आएगा, आरएचएस उड़ाएंगे ये आएगा, क्लियर बात। टी उड़ गया, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा एंड दिस इज QE/mg। tan थीटा इतना, थीटा कितना निकल आएगा, सो थीटा कैन बी रिटन एज इट्स tan इनवर्स ऑफ QE/mg। बाकी रेसिस कैलकुलेशन एक्चुअली, राइट, Q कितना उड़ा दे, G कितना रख दे, M कितना है, G कितना, सब कितना कितना, थीटा कितना निकल आएगा। तो सवाल के फॉर्म में आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, चाहो छोड़ो लिख ही लो। ऑल्सो कैलकुलेट, अरे लिखो, लिखना है, ऑल्सो कैलकुलेट एंगल मेड बाय स्ट्रिंग टू द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली आसान सवाल है. आई होप सबका बन गया होगा. सो किसने किसने बनाया? रेज हैंड्स. वेरी गुड. तो सवाल है कि डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय हीलियम न्यूक्लियस एट दिस डिस्टेंस. तो सपोज अपने पास हीलियम न्यूक्लियस है. यस. तो कोई बताएगा व्हाट इज द चार्ज ऑन अ हीलियम न्यूक्लियस? एक हीलियम न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? एक्चुअली हीलियम ये होता है 2He4, राइट? तो इसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? तो ये है Z एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये है मास नंबर A, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्लियर बात? तो ये हो गया Z मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये हो गया A का मतलब होता है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन कितना आ गया? अब प्रोटॉन पता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पता है, तो न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते हो. प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ बढ़ा दे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे. तो प्रोटॉन की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ से न्यूट्रॉन्स कितने हैं निकल आए. क्लियर बात? तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है, सी न्यूक्लियस में अपने पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आएंगे. एटम के पास सब कुछ होगा, सब कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा एंड न्यूट्रॉन्स भी होंगे. ठीक है बात? सो हीलियम न्यूक्लियस का आसान भाषा में ये मतलब हो गया, दिस इज योर हीलियम न्यूक्लियस. कितना प्रोटॉन्स? 2. कितना न्यूट्रॉन्स? सेम नंबर. दिस इज अवर हीलियम न्यूक्लियस. तो अब हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज नहीं निकाल सकते हो. तो चार्ज हो जाएगा ट्वाइस द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, बिकॉज न्यूट्रॉन दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, अनचार्ज पार्टिकल्स. क्लियर बात? और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो दिस इज द चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस. पॉजिटिव साइड में होगा. प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन होते तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, बट प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज. अब सवाल हमारा ये था कि ये एक छोटा सा न्यूक्लियस है. ध्यान रखें, न्यूक्लियस है, एटम नहीं है. अरे एटम का तो नेट चार्ज हमेशा 0 होगा, क्योंकि इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज कितना? 0. ध्यान देना मेरी बात. ये आपका है हीलियम न्यूक्लियस. तो इस हीलियम न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो इस हीलियम न्यूक्लियस को आप ट्रीट कर सकते हो लाइक अ पॉइंट चार्ज. और एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हो. जस्ट यूज द फॉर्मूला. सो इट्स 1/4 एंड रेस्ट इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो 1/4 हो गया 9 × 10⁻9. चार्ज अभी भी निकाल चुके हैं. ट्वाइस 1.6 10⁻⁻19 एंड डिवाइड बाय, यस, डिस्टेंस ध्यान रखें. डिस्टेंस कितना? 1 एंगस्ट्रॉम. तो 1 एंगस्ट्रॉम है. एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? यस, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर. छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना है. ठीक है? सो 1 एंगस्ट्रॉम में था, मीटर बढ़ा दिया, और r का स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दिया. रेसिस कैलकुलेशन. सो इसी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा. खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻11, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻11 न्यूटन पर कूलम. अब अगर इसी सवाल में मैं आपसे पूछता कि इंस्टेड ऑफ हीलियम न्यूक्लियस हीलियम एटम होता, तो आपका जवाब क्या होता? वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें एंड सोचें. Yes, and the answer is 0, because every atom is electrically neutral. It does not carry any charge. अगर सवाल होता हीलियम एटम से एक एंगस्ट्रॉम, अगर सवाल होता हीलियम एटम से एक एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे बता इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना? आंसर इज 0, बिग 0. क्यों? क्योंकि हीलियम एटम के पास, अब एटम आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है. जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव. नेट चार्ज कितना हो गया? 0. भाई साहब चार्ज ही नहीं है, किस बात का इलेक्ट्रिक फील्ड?
द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टैटिक चार्ज। इस बॉडी के पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ रहा ना? तो सिंस चार्ज जीरो, सोच चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो। तो इसको भी नोट कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय हीलियम एटम इज जीरो। लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। एक्चुअली अब जितने भी सवाल बचे हुए हैं 8, 9, 10, 11 एंड 12, ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे आर बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो सवाल नंबर 8 में बोलता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड एल, आउट ऑफ 3 कॉर्नर्स, उसके 2 कॉर्नर्स पे उसने 2 चार्जेस बिठाए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड यू हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी ड्यू टू दीज 2 चार्जेस एट द 3rd कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। गॉट द क्वेश्चन? सवाल की सिंपल अप्रोच है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज बनाएगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा, दोनों की वजह से अलग अलग से इंडिविजुअल फील्ड डेंसिटी निकालें, उनके मैग्नीट्यूड्स क्या है, उनके डायरेक्शन क्या है, एंड टेक आउट देयर रिजल्टेंट, टेक आउट देयर वेक्टर सम। अरे यही तो पढ़ा है हमने प्रीवियस लेक्चर में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ट्राई टू रिकॉल द कंसेप्ट्स। क्लियर बात? तो जल्दी बोल। क्यू चार्ज एल डिस्टेंस पे ओ पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बनाएगा? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बनाएगा? इट्स 1/4πε0। फॉर्मूला क्या होता है? क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे 10 द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, क्यू बाय आर स्क्वायर। तो चार्ज तो क्यू रहेगा, आर, हाँ, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, तो चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही जितना कि ट्रायंगल का साइड है, तो आर की जगह एल रख दे। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ये रहेगा। डायरेक्शन, यस, इट्स अवे फ्रॉम द चार्ज एज द चार्ज इज पॉजिटिव। अवे फ्रॉम चार्ज होगा ना, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव। अब आते हैं दूसरे चार्ज पे। क्या मैं बोल सकता हूँ उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ये भी चार्ज उसी पॉइंट पे बनाएगा? अरे दोनों डेटा सेम है ना, जितना इसका चार्ज वही इसका चार्ज, क्यू सेम, जितना चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही तो इस चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, तो क्यू सेम आर सेम, इसलिए ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ, डायरेक्शन डिफर करेगा, ये पॉजिटिव है अवे फ्रॉम चार्ज, ये नेगेटिव, इट वुड बी टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसकी वजह से भी ई, इसकी वजह से भी ई, डायरेक्शन डिफरेंट है, ये पॉजिटिव रिपल करेगा, इधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम चार्ज, ये नेगेटिव है टुवर्ड्स चार्ज। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल मस्ट बी 120, इजंट इट? क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना भाई, एंगल कितना होगा? 60 60, पूरा 180, 60 उड़ गया, कितना बचेगा? 120। सो अब प्रॉब्लम आपका इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है कि इस पॉइंट ओ पर 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन कौन से डायरेक्शंस? ये डायरेक्शंस। इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। अरे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी नहीं निकाल सकते हो? यूज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ई, थीटा की वैल्यू 120। 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला उड़ा दिया है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos थीटा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ई रख दी है, और थीटा की वैल्यू 120, राइट? सो ई स्क्वायर ट्वाइस ई स्क्वायर, इधर ट्वाइस ई स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 128? -1/2। नहीं याद है तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। (120) can be written as 180 minus 60, and use the formula of cos 180 minus theta, which is minus cos theta. तो cos 180 minus 60 minus cos 60, cos 60 1/2। वैसे बेटर है 0 से 180 तक के जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके साइन थीटा, कॉस थीटा, टन थीटा अपने को नोन होना चाहिए। क्लियर बात? तो यहाँ से 2 निपट गया। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन नाउ बी रिटन एज, इधर वाला 2 स्क्वायर एज इट इज है, इधर वाला 2e स्क्वायर एज इट इज है, और ये 2 निपट गया तो कितना बचेगा? ठीक है बात? माइनस ई स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो नेट फील्ड डेंसिटी ई के बराबर आ गई, और ई हम लोग इनिशियली क्या अज्यूम करके चले थे? ई वाज
इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ई और इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ई। ठीक है, तो बता इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/4 क्यू बाय स्क्वायर। तो ई की वैल्यू पुट कर दें, रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी निकल आएगा। ई की वैल्यू उड़ा दिया 1/4 क्यू बाय स्क्वायर। तो जितना ई होगा उतना ही रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी होगा। दिस इज एक्चुअली वन पार्ट। विच पार्ट? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी एट दिस पॉइंट ओ। व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें एंड सोचें इस रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो वेक्टर्स में आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि जब भी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। यहाँ पे भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हैं, बराबर, तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, उनके एंगल बाइसेक्टर से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी। पूरा 120 है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये पार्टी 60-60 हो जाएगी। थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। एक्चुअली में पिक्चर ये थी, मान ले पॉइंट ए है, पॉइंट कुछ पॉइंट्स पकड़ लेते हैं, ठीक है बात, ए है, बी है, सी है, कुछ तो है, एक ई इधर दूसरा इधर, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, एंगल बाइसेक्टर से। पूरा 120 था तो पार्टी 60-60 है। अब ध्यान से सोचना, कैन वी से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स पैरेलल टू द साइड BC ऑफ दिस ट्रायंगल? यस। Can we say this direction is definitely parallel to this side, isn't it? अरे ये इक्विलेटरल है ना भाई, 60-60-60। सोच ये साइड कॉमन है, ये एंगल बराबर है। अरे तो ये और ये पैरेलल नहीं हो गए, ये साइड तो वैसे ही कॉमन और ये एंगल बराबर, तो ये साइड पैरेलल। तो डायरेक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, यस, कि डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी इट्स पैरेलल टू साइड BC ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, moving on to question number 9, again a very important problem. तो किसने बनाया सवाल नंबर 9? वेरी गुड। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट 12 बोथ आर सिमिलर प्रॉब्लम्स। एक बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे, ध्यान देना। सवाल अपने को ये बोलता है, वी आर गिवन 2 चार्जेस, 1 कूलम एंड 9 कूलम, कैप्ड एट अ डिस्टेंस D। 1 कूलम से कितने डिस्टेंस पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी? दिस इज व्हाट वी हैव टू डिटरमिन। सो मान लिया जाए, लेट्स से 1 कूलम चार्ज से कुछ x डिस्टेंस पे एक P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? तो इस P पॉइंट पे कुछ ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बनाएगा और कुछ ये चार्ज भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बनाएगा। 1 कूलम चार्ज की वजह से मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E1 है, डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव। 9 कूलम की वजह से इस पॉइंट पे मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड E2 है, डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज इज पॉजिटिव। नाउ फॉर 2 वेक्टर्स टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट देयर मैग्नीट्यूड्स मस्ट बी सेम एंड डायरेक्शंस मस्ट बी अपोजिट। तो अगर आप चाहते हैं कि P पॉइंट पे नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए, तो जितना इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होनी चाहिए, उतना ही तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगा। इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर रहेंगे, डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे, तभी तो नेट फील्ड डेंसिटी 0 मिलेगी, टोटल फील्ड डेंसिटी 0 मिलेगी। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान देना। फॉर रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी टू बी 0 एट दिस पॉइंट P, कैन वी से E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, तभी तो फील्ड्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तभी तो नेट फील्ड डेंसिटी की वैल्यू 0 मिलेगी। क्लियर बात? सो जल्दी बोल। 1 कूलम चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E1 का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ध्यान दें। बोल क्लियर? Q चार्ज से डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 1/4 Q बाय स्क्वायर। तो Q कितना रख दिया, 1 कूलम। चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना रख दिया, x। क्लियर बात? हाँ। अब बता 9 कूलम की वजह से इस पॉइंट पे E2 का मैग्नीट्यूड, बोल समझ में आ गया, Q बाय R स्क्वायर। तो Q कितना हो गया, 9 कूलम। R पूरा D है, x निकल गया, अरे तो ये डिस्टेंस नहीं हो जाएगा D माइनस एक्स,
डी एक्स निकल गया, तो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, क्लियर। तो क्यू की वैल्यू 9 और इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, क्लियर बात, और उसका स्क्वायर, ठीक है। पूरी इक्वेशन का रूट ले रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है ना, 1 का रूट 1, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, 9 का रूट 3, डी माइनस एक्स के होल स्क्वायर का रूट डी माइनस एक्स, क्लियर बात। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, डी माइनस एक्स इंटू 1 डी माइनस एक्स, 3 इंटू एक्स, मीन्स 1 कोलम्ब चार्ज से d/4 डिस्टेंस पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जिनका जिनका नहीं बना है नोट इट डाउन। यस, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 आसान है, आई होप सबका बन गया होगा, बहुत सिंपल सवाल है। तो सवाल में ये बोलता है कि हमारे पास अगेन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके 3 कॉर्नर्स पे 3 इक्वल चार्जेस बैठा देता है, राइट। एंड वी हैव टू डिटरमिन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, क्लियर बात। ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। ये मीडियन और ये मीडियन, इनका ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ, जितना डिस्टेंस इस चार्ज का सेंट्रॉइड से होगा उतना ही डिस्टेंस इस चार्ज का भी सेंट्रॉइड से होगा और उतना ही इसका भी सेंट्रॉइड से होगा, इजंट इट। एक्चुअली क्या होता है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये पूरी मीडियन का 2/3 होगा और ये जो डिस्टेंस होगा पूरी मीडियन का 1/3 होगा। तो मैं ये समझा रहा हूँ, ये भी डिस्टेंस क्या है, मीडियन का 2/3 है, ये भी डिस्टेंस क्या है, इस मीडियन का 2/3 है, ये भी डिस्टेंस क्या है, इस मीडियन का 2/3 है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे के सारे जो मीडियंस होंगे ये बराबर बराबर लेंथ के होंगे, इसलिए तो ये साइड ये साइड ये साइड सारी पार्टी बराबर होगी, क्लियर बात। तो अब क्या मैं बोल सकता हूँ, जितना इस चार्ज की वजह से सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इसकी वजह से और उतना ही इसकी वजह से। क्यों, ध्यान देना। This is the magnitude of electric field density due to any charge at the centroid of the triangle। क्योंकि हर एक चार्ज का Q सेम है, हर एक चार्ज से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस R भी सेम है। अरे Q सेम R सेम तो E भी तो सेम हो गया, हाँ डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे, ध्यान देना। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अवे फ्रॉम दिस चार्ज। तो एक्चुअली में सेंट्रॉइड पे अपने को ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मिलेंगे एंड वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट देयर रिजल्टेंट। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। एक्चुअली में ये पिक्चर है 1, 2 एंड 3, और क्या मैं बोल सकता हूँ, हर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 120 जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस प्रॉब्लम। सिमेट्री में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, हर एक चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस r सेम है, और हर एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए हम प्रॉब्लम में सिमेट्री की बात कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एंगल एंड दिस एंगल कितना होगा, 120। अरे तो 120 कितना हो गया, 360 होना भी चाहिए। टोटल एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है, 360 डिग्री, क्लियर बात। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों फील्ड्स का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, अरे नहीं चमका। एक्चुअली वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, आप सब लोगों ने 11th में वेक्टर्स में पढ़ा होगा, अरे मैंने ही पढ़ाया है, कि अगर किसी बॉडी पे कई सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलेरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो सकता है। कंडीशन है, दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। क्या कंडीशंस, अगर हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और अगर 2 सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच का एंगल सेम है, तो उन सारे के सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होगा। ध्यान देना मेरी बात, जनरलाइज करके बता रहा हूं, ध्यान दें।
कि अगर कोई पॉइंट है, इस पे कई सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, लेट्स से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कंडीशन ध्यान रहे, क्या कंडीशन, दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। अगर हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर और अगर हर दो सक्सेसिव वेक्टर के बीच का थीटा बराबर, तो इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, 0। एक छोटा सा एग्जांपल पेश करता हूं, थोड़ी फील आएगी आपको। सपोज कोई बॉडी है, उस पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, ध्यान देना। हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, हर दो सक्सेसिव फोर्स के बीच का थीटा सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन चारों फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, isn't it? अरे इसने इसको उड़ाया, इसने इसको उड़ाया, सब उड़ गए, और नेट फोर्स यहाँ पे कितना बचा तो कुछ नहीं बचा। अरे तो जैसा 4 फोर्सेस के लिए वैसे ही 3 फोर्सेस के लिए, 5 के लिए, 50 के लिए, n नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए। तो ये कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे यूज होगा कि सिंस यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सिंस वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी बराबर और हर दो वेक्टर्स के और हर दो सक्सेसिव वेक्टर के बीच का एंगल भी बराबर, इसलिए इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। चाहे तो आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं, नोटेड डाउन में लिखा रहा हूं। इफ n number of vectors are acting on a body such that the magnitude of each vector is same and if the angle between any two successive vectors is same, then the resultant of all the vectors is 0। क्लियर पिक्चर? तो इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे सवाल में 3 चार्जेस थे, सपोज हमारे पास 4 चार्जेस हैं, ध्यान देना। सपोज वी हैव 4 आइडेंटिकल चार्जेस कैप्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ आंसर इज एग्जैक्टली 0, इजंट इट? अब बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर? तो जैसा 3 चार्जेस के लिए था उसी को एक्सटेंड कर दिया है फॉर 4 चार्जेस, ध्यान देना। सिंस पॉइंट है स्क्वायर का सेंटर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे, जितना इस चार्ज से सेंटर का उतना ही, सिमेट्री है ना एक्चुअली प्रॉब्लम की, तो जितना इस चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस उतना ही हर एक चार्ज का डिस्टेंस। तो जितना इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही तो उसकी वजह से, उतना ही तो उसकी वजह से, उतना ही तो हर एक की वजह से। अरे सिमेट्री है ना, हर एक का क्यू सेम, हर एक का आर सेम, तो हर एक का ई सेम। हाँ, डायरेक्शन डिफर करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, मैग्नीट्यूड सबका बराबर है, डायरेक्शन डिफरेंट। हाँ, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज। तो एक्चुअली में पिक्चर आपको ऐसे ही देखने को मिल रही है। अरे समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, इस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, इसकी वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, इसकी वजह से अगेन अवे फ्रॉम चार्ज। इस ई ने इसी को उड़ाया, इसने इसको निपटाया, क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा ना? तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर दिस केस। तो इसको आप चाहें तो लिख भी लें, लिखें, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ। If 4 identical charges are capped at the 4 corners of a square, then the resultant field intensity at the center of the square is 0। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, अपने को ध्यान रखना है, नोट इट डाउन। हाँ जी, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। किसने किसने सवाल नंबर 11 बनाया है? वेरी गुड। अगेन ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए। तो सवाल में ये बोलता है कि अपने पास एक स्क्वायर है ऑफ साइड डी, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस बिठाता है। इस बार आइडेंटिकल नहीं बिठाता है, डिफरेंट डिफरेंट है, +q, -q, +2q एंड -2q। क्लियर बात? एंड वी हैव टू डिटरमिन रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्लियर? तो सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूं, जितना इस चार्ज से स्क्वायर के सेंटर का डिस्टेंस होगा उतना ही इस चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस, और उतना ही क्या मैं बोल सकता हूं इस चार्ज से भी स्क्वायर के सेंटर का डिस्टेंस होगा। क्लियर बात? क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा डायगोनल, ये भी इक्वल डायगोनल, एंड दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एंड देयरफॉर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस सारे के सारे बराबर होंगे। क्लियर बात?
और वो डिस्टेंस क्या होगा, पूरे के पूरे डायगोनल का हाफ होगा। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं स्क्वायर के डायगोनल को निकालने की। समझ में आ गया होगा। एक्चुअली जस्ट यूज पाइथागोरस इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ये डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस साइड स्क्वायर एंड दिस साइड स्क्वायर। स्क्वायर है, दोनों साइड बराबर हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड डी। तो डायगोनल हो गया अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2d स्क्वायर विच इज d रूट 2। और क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो r होगा इसी डायगोनल का आधा हो जाएगा। सो r होगा इस डायगोनल का हाफ, बोले तो d बाई रूट 2। यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या मैं बोल सकता हूं, इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे सेंटर पर दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। चार्ज Q हो गया और चार्ज से स्क्वायर के सेंटर का डिस्टेंस R हो गया। R की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है बात। हाँ, डायरेक्शन तो चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अवे फ्रॉम दिस चार्ज। अब ध्यान देना, अगर इस चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड E, तो क्या मैं बोल सकता हूं 2Q की वजह से उसी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड 2E। दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ध्यान देना, R तो हर एक चार्ज के लिए बराबर है, जितना इस चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही सबका। हाँ, चार्ज डबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल। ध्यान देना, R तो हर एक पार्टिकल का सेम है, चार्ज डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आपका चार्ज जितना बड़ा होगा वो चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो चार्ज डबल, तो इसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी डबल। R तो वही है, Q डबल कर दिया, E डबल। तो इसकी वजह से यहां पे अगर E, तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2E। डायरेक्शन 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द चार्ज एज द चार्ज इज पॉजिटिव। हाँ, माइनस Q की वजह से क्या मैं बोल सकता हूं, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन E इधर। अरे इसका भी Q वही है और इसका भी R वही है, Q सेम, R सेम, E सेम। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, कभी भी फॉर्मूले में हम लोग चार्ज को साइन के साथ नहीं रखते हैं, वी ओनली सब्स्टिट्यूट इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर बात। सो इसका Q सेम है, R सेम है, फील्ड सेम होगा। डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज। फाइनली ये चार्ज डबल है, चार्ज डबल इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, क्योंकि R तो सबका सेम, R इसका भी सेम, R सेम, चार्ज डबल, E डबल। तो इसकी वजह से यहां पे कितना 2E डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द चार्ज एज दिस चार्ज इज नेगेटिव। डायरेक्शन फिर से समझें, डायरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेक्टर क्वांटिटी है ना। Q चार्ज डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज, 2Q अवे फ्रॉम चार्ज, माइनस Q टुवर्ड्स चार्ज, माइनस 2Q टुवर्ड्स चार्ज। सो अल्टीमेटली स्क्वायर के सेंटर पे आपको ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही हैं बिकॉज ऑफ दीज 4 चार्जेस, 2E इधर एंड E इधर। और सन स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स राइट एंगल पे कट करते हैं। दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90। स्क्वायर है ना, डायगोनल्स राइट एंगल पे क्रॉस करेंगे, डायगोनल्स राइट एंगल पे क्रॉस करेंगे। क्लियर पिक्चर। और अब इन चारों इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का रिजल्टेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? इस 2E इस E, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मैं बोल सकता हूं, E इन दिस डायरेक्शन, इजंट इट। अरे 2E इधर, E इधर, तो नेट कितना 2E माइनस E, दैट इज E इन दिस डायरेक्शन। अरे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड होते, बट वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा। 2E माइनस E नेट E, और जिधर बड़ा वाला उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वाला। एंड सिमिलरली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मैं बोल सकता हूं, E इन दिस डायरेक्शन होगा। अरे 2E माइनस E दैट इज E इन दिस डायरेक्शन, जिधर बड़ा वाला उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वाला। क्लियर बात। हाँ, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर है ना, स्क्वायर के डायगोनल्स राइट एंगल पे कट करेंगे।
तो अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है कि स्क्वायर के सेंटर पे आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, एक ई इधर दूसरा ई इधर। अरे तो इन दोनों का रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते हो? जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर बात? ए की वैल्यू बी की वैल्यू ई ईच। क्लियर बात? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और थीटा की वैल्यू तो थीटा इज 90 हियर। क्लियर बात? तो दिस इज ट्वाइस ई स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस ई स्क्वायर, cos 90 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया? e√2। और e क्या है? तो e इज 1/4π e की वैल्यू उड़ा दी है। ओड इज r ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो r की वैल्यू यहां से निकाल, यहां पे उड़ा दे। r की वैल्यू उड़ा दिया, d/√2। क्लियर? d/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? d²/2। बाकी रेस्ट है 1/4π एंड √2। क्लियर बात? 2 ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला गया 2√2 इंटू क्यू एंड डिवाइड बाई डी स्क्वायर। सो दिस इज फाइनली द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाली है इसका डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान देना, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी होगी इट इज पैरेलल टू दिस साइड और दिस साइड ऑफ द स्क्वायर, इजंट इट? एक्चुअली जब भी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं देयर रिजल्टेंट पासेस थ्रू देयर एंगल बाइसेक्टर। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो इनका रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? इनके एंगल बाइसेक्टर से। पूरी पार्टी 90 तो ये पार्टी 50-50, दैट इज 45-45। क्लियर बात? अब सवाल ये आता है कि हाउ दिस रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी इज पैरेलल टू दिस साइड। थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाता हूं, ध्यान देना। एक्चुअली पिक्चर कुछ ऐसी है। कैसी? एक ई इधर है और दूसरा ई इधर है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से पास करेगा। कुछ पॉइंट्स पकड़ लेता हूं, लेट्स से ए है, बी है। क्लियर बात? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस ई रिजल्टेंट इट इज डेफिनेटली पैरेलल टू द साइड सी बी और डेफिनेटली पैरेलल टू द साइड डी ए ऑफ द स्क्वायर, इजंट इट? दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी होगी इट इज पैरेलल टू साइड सी बी और पैरेलल टू द साइड डी ए ऑफ द स्क्वायर। अरे पूरा 90 है ना, पार्टी 45-45 होगी तो ये साइड डेफिनेटली इस साइड यस साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो डायरेक्शन आप नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बात? मूविंग ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। सो आखिरी वाला सवाल किसने बनाया है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। तो अपना सवाल ये है कि वी आर गिवन टू चार्जेस +16 एंड -9 माइक्रोकूलम कैप्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो सवाल नंबर 12 बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम लोग सवाल नंबर 9 बनाए थे। एक बार कॉपी में अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में एक बस फंडामेंटल डिफरेंस है, वहां पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, यहां पे वन इज पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव। ध्यान देना मेरी बात। जब चार्जेस अनलाइक आ जाते हैं तो प्रॉब्लम को डील करने का, उसको प्रोसीड करने का अप्रोच थोड़ा सा चेंज होता है। सो हाउ टू अप्रोच सच प्रॉब्लम्स, ध्यान देना। एक्चुअली इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करने का एक छोटा सा रास्ता है। क्या रास्ता है? ध्यान देना। एक्चुअली में यहां पे जो पॉइंट है, यहां पे जो पॉइंट है ये कहीं भी लाई कर सकता है। हो सकता है पॉइंट इस चार्ज के लेफ्ट में लाई करे, हो सकता है जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में लाई करे, या हो सकता है जो पॉइंट है वो इस चार्ज की राइट में लाई करे।
तो अपने को थोड़ा सा एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि पॉइंट कहाँ लाई करेगा। ध्यान देना, शुरुआत करते हैं पॉइंट ए से। चेक करेंगे क्या ए पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो हो सकती है। देखते हैं, कुछ इस चार्ज की वजह से होगी यहाँ पे और कुछ इस चार्ज की वजह से होगी। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। ये क्या है, नेगेटिव, इसकी वजह से इसी पॉइंट पे क्या होगा, टूवर्ड्स चार्ज। अब सोच के देख, क्या ए पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो मिल सकता है? अरे हाँ ना तो बोल। नहीं मिलेगा। फॉर टू वेक्टर्स टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन तो अपोजिट दिख रहे हैं, बट देयर मैग्नीट्यूड्स मस्ट ऑल्सो बी इक्वल। क्या उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे? हाँ, अब देखना, तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q बाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, इसका Q बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा। इस चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस छोटा है तो R छोटा तो E और बड़ा। ध्यान देना, आपका चार्ज जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ा। हाँ, डिस्टेंस जितना छोटा तो R जितना छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसिटी ऑल्सो वेरीज एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। क्लियर बात? तो ध्यान से समझे मेरी बात। इसका Q बड़ा तो E बड़ा, इससे R छोटा तो E और बड़ा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा हो गया। हाँ, इसके लिए दोनों रिवर्स फैक्टर्स हो गए। सोच, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा, Q छोटा, E छोटा। हाँ, इस चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस R बड़ा तो E और छोटा। ध्यान देना, इसका Q बड़ा, E बड़ा, R छोटा तो बहुत बड़ा हो गया E। इसका Q छोटा, E छोटा, R भी बढ़ गया तो E निपट गया इसका। मतलब हम बोल सकते हैं यहां पे E1 और E2 बराबर नहीं हो सकते हैं। E1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन E2। और जब वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, दे विल नॉट प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। तो यहां से हमने जस्टिफाई कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कैन नेवर बी जीरो। यहां तक क्लियर है? एंड सिमिलरली यू हैव टू चेक आउट फॉर द रिमेनिंग दीज 2 पॉइंट्स। देखें कैसे। बी पॉइंट आसान है, आप आसानी से क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट पे देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, ये नेगेटिव है टुवर्ड्स चार्ज। अरे यहां पे तो दोनों की वजह से फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। अरे जीरो रिजल्टेंट के लिए मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, यहां पे तो सेम डायरेक्शन हो गया, दे कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कैन नेवर बी जीरो। मीन्स एक और सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है, विच पॉइंट? पॉइंट सी। अब सी की भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। सी पॉइंट पे नेट फील्ड कैसे जीरो हो सकता है? ध्यान देना, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम चार्ज। ये नेगेटिव है, इसकी वजह से टुवर्ड्स चार्ज। हाँ, डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन देखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड भी बराबर है कि नहीं। देखते हैं। अब सोचना, इसका Q बड़ा लेकिन इस चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस भी बड़ा। अरे दोनों बड़े बड़े हैं, बैलेंस कर जाएगा रेशियो। ध्यान समझें, इसका Q बड़ा लेकिन इस चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस भी बड़ा है ना, बड़ा बड़ा रेशियो हो सकता है, बैलेंस कर जाए। हाँ, इसके लिए क्या है, Q छोटा लेकिन इसका R भी तो छोटा है, हो सकता है छोटा छोटा रेशियो बैलेंस। तो यहां पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएं, और अगर बराबर होंगे तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, दे विल डेफिनेटली प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। क्लियर बात? सो हम लोग इस सवाल को एक्चुअली में डिस्कस करेंगे फॉर दिस पॉइंट सी। क्लियर? तो मैं मान के चल रहा हूं कि लेट्स से -9 माइक्रो कूलम के चार्ज से कुछ एक्स डिस्टेंस पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो है। डायग्राम को अलग से बता देता हूं, आपको विजुअलाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डायग्राम समझ में आ गया? ये दोनों चार्जेस हैं, 8 सेंटीमीटर बैठे हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे अवे फ्रॉम चार्ज, इस नेगेटिव की वजह से इट इज टुवर्ड्स चार्ज। क्लियर बात? अब इस पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं नेट फील्ड डेंसिटी जीरो हो जाए, तो जितना इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उतना ही इस चार्ज की वजह से इधर हो जाएगा।
फील्ड इंटेंसिटी इक्वल और मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो नेट फील्ड जीरो होगा। क्लियर बात। इवन इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, दिमाग लगाएं, 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू कितना 16, आर कितना, इस चार्ज से पॉइंट डिस्टेंस इट इज 8 + x। क्लियर बात, इसका स्क्वायर। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो इसका क्यू हो गया कितना 9। हाँ, माइनस नहीं रखना है, जब भी फार्मूला घुमाएंगे तो वहाँ पे चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड डील करना है, नॉट विद प्रॉपर साइन। क्लियर बात। तो क्यू कितना 9, हाँ, चार्ज से पॉइंट डिस्टेंस कितना x, उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसमें यूनिट्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में है, तो माइक्रो निपट जाएगा, नो नीड फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ऐसे ही यहाँ पे भी सेंटीमीटर में है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में है, सेंटी उड़ा जाएगा, नो नीड फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्लियर बात। रेसिस कैलकुलेशन लॉजिक इतना ही था, 1/4 उड़ा दिया, 16/8 + x का स्क्वायर, 9/x²। पूरी क्वेश्चन का रूट ले रहा हूँ, ठीक है, बोल। क्लियर। इसका रूट 4 हो जाएगा, इसका रूट स्क्वायर हट जाएगा 8 + x, 9 का रूट 3 हो जाएगा, x² का रूट x हो जाएगा। रेसिस कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 4x, दिस इज 24 एंड 3x इधर ले आए। हाँ, अब ये बता कि x ये जो 24 निकाला है, ये मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा, सोच के देख। यहां पे आए, x जो है एक्चुअली में 8 के साथ बैठा हुआ है, तो जो यूनिट 8 का होगा, अरे वही तो यूनिट x का होगा। अरे 8 किस में लिया है, सेंटी में, तो x कहां से मीटर में आएगा, इट विल ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर। अरे मुझे लगा ही नहीं तो मैं चमका। वंस मोर, 8 + x है, जो यूनिट 8 की वही यूनिट तो x की भी होगी। ये सेंटी में है, इसलिए ये भी सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में लिखना है 0.24। तो फाइनली आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ, इधर होता तो टू द लेफ्ट लिखते, बट इधर है इसलिए टू द राइट। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर अपने को ऐसे लिखना है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ -9 माइक्रोकूलम चार्ज, रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी इज 0। -9 माइक्रोकूलम चार्ज से 24 सेंटीमीटर टू द राइट, इस पॉइंट पे नेट फील्ड डेंसिटी 0 होगी। सो इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने का ये अप्रोच होता है। क्लियर बात। एक छोटा सा कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम आपको समझा देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12, इनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस थे। तो वहां पे ये सब हमने क्रॉस चेक करके नहीं देखा था कि पॉइंट इसकी लेफ्ट में लाई करेगा, दोनों के बीच में लाई करेगा, या फिर इसकी राइट में लाई करेगा। मैंने वहां पे डायरेक्टली अज्यूम कर लिया था कि पॉइंट कहाँ लाई करेगा, दोनों के बीच में। ऐसा क्यों अज्यूम किया था, उसका रीजन बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर तो चार्जेस लाइक हैं तो डेफिनेटली पॉइंट लाई करेगा समवेयर इन बिटवीन द चार्जेस। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका लॉजिक सुना है। मान लो आप जो है पॉइंट को यहां पे लेते हैं, पॉइंट ए ले लिया, सोच के देख क्या पॉइंट ए पे नेट फील्ड डेंसिटी 0 मिल सकती है, सवाल ही नहीं, क्योंकि दोनों की वजह से जो फील्ड डेंसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। ध्यान देना, 1 कूलम पॉजिटिव है, फील्ड डेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज, ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से भी क्या, अवे फ्रॉम चार्ज। दोनों चार्जेस की वजह से एक ही डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी कैन नॉट बी 0। ए पॉइंट पे नेट फील्ड डेंसिटी 0 हो ही नहीं सकती, और वही कहानी सी पे भी मिलेगी आपको। क्यों, सुना ध्यान से। 1 कूलम पॉजिटिव, तो इसकी वजह से यहाँ पे अवे फ्रॉम चार्ज, ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से भी क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, देयर रिजल्टेंट कैन नेवर बी 0। तो सी पॉइंट पे भी नेट फील्ड 0 हो ही नहीं सकती। हाँ, बी पे ही नेट फील्ड 0 आपको मिल पाएगी। क्यों, पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से अवे, यस, यहां पे नेट फील्ड डेंसिटी 0। बी पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे नेट फील्ड 0 मिल सकता है।
तो इसका जो आउटकम है, जो एंड रिजल्ट है, वो अपने को ये याद रखना है कि अगर तो चार्जेस लाइक हैं तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी कहां पे जीरो होगी? डेफिनेटली जीरो होगी समवेयर इन बिटवीन द टू चार्जेस। हाँ, अगर चार्जेस अनलाइक हैं देन यू हैव टू फॉलो दिस अप्रोच। आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट इस चार्ज की लेफ्ट में लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है, या फिर इस चार्ज के राइट में लाई करेगा। तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। आई होप अब आपको दोनों मेथड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चार्जेस लाइक हैं तो डायरेक्टली याद रखें कि रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी जीरो वाला पॉइंट डेफिनेटली उनके बीच में होगा, और अनलाइक हैं तो आपको इसी तरह से क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। क्लियर पिक्चर? तो इसको भी नोट करें। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट। दिस संडे यू आर हैविंग अ टेस्ट ऑन काइनेमेटिक्स, द मोस्ट अवेटेड टेस्ट, द वेरी फर्स्ट टेस्ट ऑफ दिस सेशन। और इस संडे का जो टेस्ट होने वाला है ये जेई मेंस या फिर नीट लेवल का रहेगा। एडवांस लेवल का जो काइनेमेटिक्स का टेस्ट है वो नेक्स्ट संडे का होगा। क्लियर बात? सो तब तक पढ़ाई करते रहें, फॉर्मूले रिवाइज करते रहें, 11th की फिजिक्स को रिवाइज करते रहें, स्पेशली काइनेमेटिक्स रिवाइज करते रहें, एंड डाउट्स जरूर पूछते रहें। सो थैंक यू so much for watching this video. You can like, comment, share and subscribe this video, and you can also share this video with your friends. And for more videos, stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.